व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। सो गाइज काफी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। क्या हो गया था, 12th का और 11th का बर्डन ज्यादा हो गया था एंड रियली सॉरी फॉर दैट। बट नाउ हम लोग हमारा चैप्टर 4th स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड हम लोग इसको जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर वीडियोस रेगुलरली बनाता रहूं। तो रियली सॉरी, थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो चलो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका सिंबल C होता है। आप इसका एटॉमिक नंबर 6 लिखेंगे और एटॉमिक मास 12 लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कार्बन के और भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होता है। आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इसके आइसोटोप्स कार्बन के आपको मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कार्बन एटॉमिक नंबर 12 मास एटॉमिक नंबर 6 मास 12। दूसरा मिलता है कार्बन एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास होता है इसका 13। और चौथा होता है कार्बन एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास 14। तो कार्बन के भी इस एनवायरनमेंट में 3 अलग अलग आइसोटोप होते हैं। आप देखो तीनों का मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। नाउ इस चैप्टर की क्या यूटिलिटी है, हम कार्बन को क्यों पढ़ रहे हैं? तो गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर स्टार बनाकर नोट करनी है, दैट द अर्थ इज प्योरली कार्बन बेस्ड। हमारी जो अर्थ है ये पूरी तरीके से कार्बन बेस्ड अर्थ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पूरी अर्थ है वो क्या है, वो प्योरली कार्बन बेस्ड है। कैसे? चलो मैं बताता हूं। आप लोग जो फूड खाते हो, इस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। मतलब फूड एक तरीके से हमारे लिए फ्यूल हो गया। नाउ हमें फूड का वो कौन सा पार्ट है जो हमें एनर्जी देता है? दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। आपके फूड का वो पार्ट जो आपको एनर्जी देता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, आपके इंटेस्टाइन्स तक पहुंचकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, C6H12O6। मतलब इसमें कार्बन है। मतलब आपका फूड जो आपको एनर्जी देता है वो कार्बन कंटेनिंग है। अच्छा, फूड के अलावा अगर आपने इनका नाम सुना हो, आपकी बॉडी में डीएनए है, आपकी बॉडी में आरएनए है, एक्सेट्रा, ये सब भी कार्बन कंटेनिंग है। मतलब आपकी बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप आपके पेरेंट्स के सिमिलर क्यों हो, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते क्यों हैं, आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, आपकी आदतें आपके पेरेंट्स से मिल रही हैं, आपकी आदत आपके बच्चों से मिलेगी। तो ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर्ड रहती है। तो मतलब ये तो कार्बन आपके हेरिडिटी के लिए भी काम कर रहा है। आरएनए आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करना, अलग अलग टाइप के केमिकल सिंथेसिस करने का काम करवाता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। तो ये डीएनए तो मतलब कार्बन कंटेनिंग, मतलब ये काम भी आपकी बॉडी में कार्बन कर रहा है। उसके अलावा आपके जितने बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स, आपके लिपिड्स। आपने क्लास 9th में सेल नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड और प्रोटीन कंटेनिंग होती है। लिपिड हो या प्रोटीन हो, है तो कार्बन ही कंटेनिंग। तो देखो कितनी ज्यादा जरूरी है। अच्छा चलो, बॉडी बन गई। अब चलो केटीएम पर छपरीगिरी करेंगे। तो आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल,
फ्यूल यानी कि आपका पेट्रोल, आपका डीजल, पेट्रोल, देन आपका डीजल, देन आपका केरोसिन, ये सारी जो चीजें होती है, देन आपका एलपीजी, देन आपका सीएनजी, देन आपका एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सारे फ्यूल सब पेट्रोल कंटेनिंग है, सब पेट्रोल कंटेनिंग है। उसके अलावा जो क्लोथ्स आप लोग पहनते हो ये कार्बन कंटेनिंग है। उसके अलावा जो मेडिसिन आप लोग खाते हो वो भी कार्बन कंटेनिंग है। मतलब मैं गिनाता जाऊंगा लेकिन कार्बन की हमारे लिए यूटिलिटी खत्म ही नहीं होगी। तो बेसिकली हर चीज के अंदर कार्बन होने की वजह से हम सीधा सा एक बात बोलते थे कि इस दुनिया पे, इस अर्थ पे अगर लाइफ है तो वो कार्बन की वजह से है, अदरवाइज शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाती। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन एक खासियत यह है कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी अगर आप जमीन की खुदाई करोगे, अगर हम अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएंगे, सिर्फ 0.02% कार्बन ही अवेलेबल है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है 0.02 से 0.03% कार्बन ही इसके अंदर अवेलेबल होता है। और वो भी किस फॉर्म में? या तो आपको कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि आपको मैं मेटलर्जी में पढ़ा चुका हूं, जैसे मान लो CaCO3, इस टाइप के फॉर्म में मिलेगा, या तो वो आपको बायकार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, बायकार्बोनेट फॉर एग्जांपल NaHCO3, तो ये बायकार्बोनेट हो गया एक्सेट्रा। इस फॉर्म में ये आपके अर्थ क्रस्ट में होता है। अच्छा, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। एटमॉस्फेयर में भी लगभग 0.02% होता है, और जिसमें मेजॉरिटी ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। मतलब आपके अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा ज्यादा नहीं है, कार्बन की मात्रा ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी खासियत यह है कि इतनी कम अमाउंट में, इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको बोला गया कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो क्या है? कार्बन बेस्ड है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो जरा इंट्रोडक्टरी पॉइंट आप लोग नोट करें, फिर हम इस चैप्टर को अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। शुरुआत ही देखो कितनी इंटरेस्टिंग है कि कम मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ हमारी नहीं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हर इंसान, हर जानवर के लिए जरूरी है। यानी बैक्टीरिया के लिए भी उतना जरूरी है, अमीबा के लिए भी उतना जरूरी जितना हमारे लिए है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, चलो ग्रेट। अब मुझे एक बात बताइए, आप सब लोगों ने ये सोचा होगा कि यार कार्बन तो एलिमेंट है, लेकिन सर ने जितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई ये सब तो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। भाई ग्लूकोज एक तरीके का मॉलिक्यूल है, मतलब ग्रुप ऑफ एटम है। देन आपका शुगर, जो आप शुगर खाते हैं वो भी कार्बन कंटेनिंग है, तो वो भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, यानी वो भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? मीथेन, ये सब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है। तो आपने सोचा होगा ना कि कार्बन जो है ये बॉन्डिंग किस प्रकार की बनाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। आपके कार्बन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, इन कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है ये हमें सीखना है। तो गाइस, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसे बोला जाता है द कोवेलेंट बॉन्ड। एक नए टाइप की बॉन्डिंग आज आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में हमेशा एक बॉन्डिंग पढ़ी है जिसे बोला गया था आयोनिक बॉन्डिंग। अभी तक आप लोगों ने कौन सी बॉन्डिंग पढ़ी थी? आयोनिक बॉन्डिंग। एक बार फटाफट से इसका रिकैप ले लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन के बीच में बनती थी। समझ में आ रही है? इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता था उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते थे।
उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते थे। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कैटायन और एनायन पास पास आते थे, और इस तरीके से इनके बीच में जो बॉन्डिंग डेवलप होती थी उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाने लगा, क्योंकि दो आयंस के बीच में होने वाला बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और इन कंपाउंड्स की खासियत क्या थी? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते थे। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता था। भाई अगर आपके घर पे नमक पड़ा है तो आप नमक से पूछ सकते हो कि ए नमक तू कितने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, क्या तू रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा? आप आपके घर पे नमक से पूछ सकते हो, क्योंकि आप सबके टूथपेस्ट में नमक है, आपके सबके घर पे नमक है, और नमक रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्डिंग थी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। आयोनिक बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में तो ये सारे सॉल्ट बैड कंडक्टर होते थे, लेकिन लिक्विड, मॉल्टन और अपने एक्वस फॉर्म में ये लोग गुड कंडक्टर बन जाते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या अवेलेबल हो जाते थे? बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। क्या है बात समझ में आ रही? तो ये कुछ आयोनिक बॉन्ड की खासियत है, ये कुछ खासियत आयोनिक बॉन्ड की है। फिर साइंटिस्ट ने बोला कि क्या हमारे कार्बन कंपाउंड्स भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं? तो उन्होंने कुछ कार्बन कंपाउंड्स उठाए। उन्होंने उठाया मीथेन, उन्होंने उठाया अल्कोहल, इसको क्या बोला जाता है? मीथेन। इसको क्या बोला जाता है? मीथेनॉल, यानी कि ये अल्कोहल है। फिर उन्होंने एक और दारू उठा ली, इथेनॉल। अभी ये सब आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आप सिर्फ अभी नाम समझ लो, इथेनॉल। ऐसे कुछ कंपाउंड्स उठाए और इन सबको चेक किया तो पाया कि इनमें से कुछ तो रूम टेम्परेचर पे या तो गैस थे या तो लिक्विड थे। अब प्यारे बच्चों, जो रूम टेम्परेचर पे गैस है मतलब वो तो ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। मतलब तुम्हारे 25 डिग्री पर, 20 डिग्री पर जो गैस है वो तो ऑलरेडी बॉइल्ड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद ही तो आप गैस बनते हो। मतलब ये लिक्विड कब रहा होगा? रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे, यानी वेरी लेस टेम्परेचर पर ये लिक्विड रहा होगा। तो ये सॉलिड कब रहा होगा? माइनस में, जब टेम्परेचर -100, -150, -196 तब रहता है। तब समझ में आया कि यार इनका तो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड एंड गैस है, मतलब इनका बहुत ज्यादा लो रहता होगा मेल्टिंग पॉइंट, और बहुत ज्यादा लो रहता होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब ये बॉन्ड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक आयोनिक बॉन्ड। यानी यहां पर एक बात समझ में आ गई कि आयोनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ये वाला बॉन्ड नहीं है जो इन कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होगा। समझ रहे हो बात को? अभी हम परत खोद रहे हैं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स को देखा, ये सॉल्ट को देखा, तो क्या पाया कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में गुड कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये लोग यूजुअली दे ऑल आर बैड कंडक्टर। इनफैक्ट ये सारे बैड कंडक्टर होते हैं, भले लिक्विड फॉर्म में हो, भले गैस फॉर्म में हो, भले ही सॉलिड फॉर्म में हो। तो यहां पर यह बात तो पक्की हो गई कि कार्बन के अंदर आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब यह बात समझ में आ गई दैट आयोनिक बॉन्ड इज नॉट एग्जिस्ट, या आयोनिक बॉन्ड ऐसा लिखना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड देखने को तो पक्का कतई नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड एनी आयोनिक कंपाउंड, एनी काइंड ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के बीच में आपको आयोनिक बॉन्ड नहीं मिलेगा, मतलब कार्बन आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता। तो अब यहां से रिसर्च चालू हुई कि अगर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता है तो कार्बन किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है। जैसे कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, एक कार्बन हाइड्रोजन से और OH से जुड़ रहा है,
फिर एक कार्बन इधर CH3 से जुड़ रहा है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, इधर OH से जुड़ रहा है। मतलब आपका कार्बन जो है ये मॉलिक्यूल बना रहा है, तो फिर ये मॉलिक्यूल किस टाइप का बना रहा होगा और ये मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही होगी। अगर आयोनिक बॉन्ड नहीं है तो फिर कैसे बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं है, हमने प्रॉपर्टीज चेक कर ली आयोनिक कंपाउंड की और कार्बन कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग थे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर, लेकिन कार्बन कंपाउंड्स लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैस और बैड कंडक्टर। मतलब नया बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं है तो दूसरा टाइप का बॉन्ड होगा। तो फिर रिसर्च स्टार्ट हुई कि आपका जो कार्बन है ये किस प्रकार की बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले ड्रॉ किया ल्यूविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। क्या आप लोग जानते हैं लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। वैसे आप लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्लास 11 में जरूर 11 में कहां आप 9th में जरूर सीखा होगा क्या होता है। जैसे कार्बन, तो कार्बन के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एल शेल इसका वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल का मतलब ऐसा शेल जो आउटर मोस्ट शेल हो, सबसे बाहर वाला शेल हो। तो हम यहां पर कार्बन बनाते हैं और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसके आसपास 4 डॉट बना देते हैं। अब हम यहां पर फोकस मारते हैं एक एलिमेंट पर जिसका नाम है सोडियम। चलो, जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो के शेल में 2, एल शेल में 8 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और एम शेल में 1। तो जब आप सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखता है। वहीं अगर आप क्लोरीन का देखते हैं तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 7। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। नाउ गाइज, यहां पर क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं कि हर दुनिया का एटम, दैट एवरी एटम, हम लोग क्या जानते हैं कि दुनिया का हर एटम ट्राई करता है, ट्राइज टू कंप्लीट। कंप्लीट के अलावा आप दूसरा वर्ड यूज करेंगे अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। हर एटम कोशिश करेगा, दुनिया का हर एटम कोशिश करेगा कि उसका जो भी वैलेंस शेल हो, जैसे इसका वैलेंस शेल ये है, इसका वैलेंस शेल ये है, तो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि यहां पर सोडियम देख रहा है कि मेरे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींच के लाना है। तो गाइस, सोडियम का न्यूक्लियस कोई गुंडा दादा बदमाश तो है नहीं कि गुंडागर्दी करके 7 इलेक्ट्रॉन खींच लाए। इतनी ताकत किसी न्यूक्लियस के पास नहीं होती। कोई न्यूक्लियस के पास इतनी ताकत नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो क्या करेगा? तो सोडियम सोचेगा एक आइडिया लगाते हैं, अपन क्यों ना इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें। तो अब जैसे ही इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाएगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके के शेल में 2 और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ही चला गया, तो कोई ये शेल बचेगा क्या? नहीं, इसमें एम में 0 हो जाएगा। 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो शेल भी खत्म हो गया। तो अब ये बन गया इसका न्यू वैलेंस शेल। और आप देखो, बिना किसी परेशानी के इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो गया। वही क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन सोचेगा क्यों ना मैं 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं। तो एक्सेप्ट करने पर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब अब इसके के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यार ये भी स्टेबल हो गया। मतलब या तो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन को मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन को मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त कर लेगा। तो गाइस, कार्बन के पहले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बोरॉन, जैसे कि बेरिलियम और जैसे कि लिथियम, तो ये छोटे एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 7 चाहिए। ये इनकी बस की बात नहीं है। ठीक उसी तरह कार्बन के इधर वाले, जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनके पास में इतनी ताकत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। लेकिन कार्बन फंस गया बीच में। ये जो आपका कार्बन है ये बेचारा कहां फंस गया, बीच में, बीच में क्यों? तो गाइस कार्बन के साथ में प्रॉब्लम हो गई। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन क्या हुआ, कार्बन फंस गया बीच में। तो यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई तो थोड़ा सा मैं रब करके आगे बढ़ना चाहूंगा। मतलब कार्बन के राइट साइड वाले, अगर आप कार्बन के राइट साइड वाले एलिमेंट्स देखिए जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जानते हैं। और अगर आप क्लोरीन के लेफ्ट साइड वाले अगर आप एलिमेंट्स देखें तो वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें कार्बन की, तो देखिए ये बनाया मैंने कार्बन का न्यूक्लियस। नाउ कार्बन के न्यूक्लियस में मेरे प्यारे बच्चों यू हैव 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। ये रहा कार्बन का पहला शेल, ये रहा आपके कार्बन का पहला शेल, और ये रहा आपके कार्बन का दूसरा शेल। नाउ वी ऑल नो अंदर वाले शेल को आप लोग के शेल बोलते हो, और इसमें आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। और बाहर वाले शेल को आप एल शेल बोलते हो, और इसमें आप 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रख पा रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ अब अगर मान लो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी? यहां पर यह सिचुएशन बनेगी कि कार्बन के न्यूक्लियस में रह जाएंगे 6 प्रोटॉन, लेकिन शेल में रह जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद इस बात को समझो कि ये 6 प्रोटॉन इन 5 इलेक्ट्रॉन को कितना टाइटली हेल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहां पर अपोजिटली चार्ज है। कितना अपोजिट चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद अब यहां पर सिचुएशन और खराब हो जाएगी। मतलब अब अगर आप चाहो कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन इससे और डोनेट करवा दूं, तो अब यहां पर आपको इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस एटम पर, तब कहीं जाकर हो सकता है कि आप 1 इलेक्ट्रॉन और निकलवा दें। लेकिन गाइस अब तो आप देखो कि ये 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस को सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ के रखना है। मतलब इससे अब इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए आप मान के चलो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब अब इससे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर 4000 डिग्री 5000 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ सकता है। इतना तो सन पे होता है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकालना अब हमारे लिए मुश्किल है। सॉरी, कार्बन के एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद पावरफुल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद और पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल मतलब क्या? उसके प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से दिक्कत आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, तो एक काम करो, एक्सेप्ट करवा दो। तो अगर मैं कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा दूं, तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए आपके एटम में क्या खासियत होनी चाहिए? हाँ, एटम का न्यूक्लियस पावरफुल होना चाहिए। तो अगर आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दिया, तो अब इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। लेकिन गाइस अब यहां पर क्योंकि शेल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने लग जाएगा, क्योंकि एटम का साइज तो छोटा है ना। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगा। अब आपने जिद करी कि नहीं 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 नहीं, आपको तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन लोगे तो अब क्या हो जाएगा? यहां पर प्रोटॉन तो 6 रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब तो और गड़बड़ हो जाएगी। अब तो ये शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो रिपल्शन और बढ़ जाएगा, तो ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कार्बन के साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये न्यूक्लियस इतना भी ताकतवर नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन खींच लाए, और इतना भी कमजोर नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो भैया यहां पर मैटर ऐसा फंस रहा है कि कार्बन के लिए क्या करें। इसीलिए
मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों ने एक नया फैक्टर निकाला एंड दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कार्बन क्या करेगा, कार्बन विल डू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, इमेजिन करो आप लोग स्कूल एग्जाम देने गए, आपके टीचर का दिमाग इसलिए खराब हो गया क्योंकि उसकी वाइफ ने उस दिन उसको सुबह झाड़ू से मारा था। तो आपके सर का दिमाग खराब हो गया, एग्जाम वाले झाड़ू से मार खा के आए हैं। तो सर ने बोला कि आज मैं मेरे बीवी का फ्रस्ट्रेशन मेरे बच्चों पे निकालूंगा, मेरे बच्चे मतलब स्कूल वाले बच्चे। तो उनने बोला जो तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट का क्वेश्चन तुम्हें लिखना है ब्लैक पेन से और आंसर लिखना है ब्लू पेन से। अब प्रॉब्लम यह हो गई कि तुम घर से लेकर गए थे ब्लैक पेन, कि मैं ब्लैक पेन से पेपर दूंगा, सर तो बड़े अच्छे हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते। अब आज उनने उनकी बीबी से मार खा ली तो अब दिक्कत हो गई। अब आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से। सिमिलरली आपका दोस्त जो आप ही की तरह छपरी है वो क्या करेगा, वो घर से ब्लू पेन ले आया, उसने सोचा भैया अपने को तो ब्लू पसंद है तो अपन तो ब्लू पेन से लिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि तुम्हारे पास सिर्फ ब्लैक है, तुम्हारे दोस्त के पास में सिर्फ ब्लू है, और मास्टर तुम्हारा खजेला है, उसने बोल दिया कि भाई साहब तुमको तो दोनों पेन इस्तेमाल करना है। तो क्या बोलोगे अपने पास वाले को, सेटिंग जमाओ। तुम्हारे दोस्त को तुम बोलोगे कि एक काम कर, मेरे ब्लैक पेन से तू क्वेश्चन लिख ले, जब तक तेरे ब्लू पेन से मैं आंसर लिख लूंगा। फिर तेरे ब्लू पेन से तू आंसर लिखना और मेरे ब्लैक पेन से मैं क्वेश्चन लिख लूंगा। ऐसे तुमने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। अब तुम्हारी जो कॉपी देखेगा मास्टर, उसको क्या लगेगा कि इसके पास तो दोनों पेन है। जब तुम्हारा मास्टर तुम्हारे दोस्त की कॉपी देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे वाह, इसके पास भी दोनों पेन है। लेकिन क्या असली में दोनों के पास दोनों पेन थे? नहीं, तुम्हारे पास एक पेन था, तुम्हारे दोस्त के पास एक पेन था, लेकिन तुम्हारी कॉपी में क्या इंप्रेशन पड़ा कि दोनों के पास दो दो पेन है। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर होगा क्या, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कैसे? सामने से आया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन आया, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा हाइड्रोजन आया, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। चौथा हाइड्रोजन आया, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देखिए, ये कार्बन इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा और इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा। अब जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपसे कार्बन क्या बोलेगा कि देखो भैया, मेरे पास में मेरे खुद के 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन यह हाइड्रोजन बड़ा अच्छा प्राणी है, इस हाइड्रोजन ने हमारी मदद करी और अपने इलेक्ट्रॉन भी हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन भी बोलता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8। तो यहां पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, कार्बन खुश, जिंगल आला जिंगल आला जिंगल आला खुश। अब मेरे को एक बात बताओ कि हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है ताकि उसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का शेल छोटा है और हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसको 8 नहीं, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसका पहला इलेक्ट्रॉन के शेल में होता है। हम लोग सब जानते हैं के शेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो आप देखो हाइड्रोजन का भी भला हो गया, हाइड्रोजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन ने भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन ने भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इस प्रकार हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो, हर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो, तो इस प्रकार आपके मीथेन के मॉलिक्यूल CH4 का फॉर्मेशन हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो हाइड्रोजन ने डोनेट करे ना कार्बन ने डोनेट करे, ना हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट करे ना कार्बन ने एक्सेप्ट करे। यहां पर सब जगह क्या हुआ? यहां पर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और वो बॉन्ड जो इस प्रकार म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछता है हाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे दोज बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इस चीज को और यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, दैट बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons
इज कॉल्ड एज अबे क्या लिख रहा हूं, कोवेलेंट, इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बात समझ में आ रही है? तो कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे की बात करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अरे क्या बात है, क्लियर होता है? चलिए, तो क्या हो गया, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? यस एग्जैक्टली, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अगर आपको कार्बन का कोई भी कंपाउंड दिखेगा तो आप कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। तो व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? तो आप लिखेंगे बॉन्ड्स दैट आर formed by the mutual bonds that are formed by the mutual sharing of electron between two atoms, अच्छा, तो सर हमको एक बात आप बताओ कि क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यह है कि हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में यह बनता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, जैसे कि आपने Cl2 देखा होगा, देन आप लोगों ने H2 देखा होगा, देन आप लोगों ने O2 देखा होगा, देन आप लोगों ने N2 देखा होगा, देन आप लोगों ने NH3 देखा होगा, अमोनिया, देन आपने मीथेन देखा होगा, देन आपने वाटर देखा है, देन आपने और कौन सा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, F2 देखा है, या अगर आप लोगों ने HCl देखा है। तो ये सारे कंपाउंड भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। चलो अब एक एक करके मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड के ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। आराम से देखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, क्लोरीन, हम लोग सब जानते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां पर फंडा यह फंसता है कि ना तो यह क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको पूरी तरीके से दे सकता है, ना तो यह क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ना तो यह क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना तो यह क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की ताकत सेम है, दोनों का न्यूक्लियस सेम टाइप का है। तो कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये जो इनका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो अब आपका ये बन गया क्लोरीन। इसके देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस क्लोरीन को देखो, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है? बढ़िया, दोनों का मस्त काम। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम के अंदर हमेशा ध्यान रखना दैट जो आपका एक एटम होता है शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में अनपेयर्ड होना चाहिए। जैसे यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तभी तो दूसरे के साथ में शेयर करके पेयर बनाएगा। पेयर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा है, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। जैसे अब यहां पर चलो हाइड्रोजन का केस देखते हैं। भाई हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग कर ली। अब यह हाइड्रोजन का भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बन गया तुम्हारा H2, ये बन गया तुम्हारा Cl2। अब यहां पर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब यहां पर देखो एक इंटरेस्टिंग केस आ रहा है, 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर देखो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब जब आप इस ऑक्सीजन के एटम को अकेले को देखोगे, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यस, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन भला चंगा मस्त हो गया। इसको देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी भला चंगा मस्त हो गया। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर ऑक्सीजन के बीच में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं।
जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। देयरफॉर यहां पर बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर आपके, चलो F2HCl और H2 अपन इधर बना लेंगे साइड में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहां पर आपको कैसे बॉन्ड्स दिख रहे थे? दीज आर नथिंग बट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दीज आर नथिंग बट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर होती है? चलिए, नाइट्रोजन का केस तो और इंटरेस्टिंग है। यहां पर आप देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब आप देखो यहां पर क्या हुआ। अब यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पर आपके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन और ये इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इनका क्या हुआ? यहां पर नाइट्रोजन के अंदर 1 2 और 3 बॉन्ड बन गए, क्योंकि यहां पर आपने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। 1 2 3 4 5 6। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो इस तरीके के बॉन्ड को आप लोग क्या बोलते हो? यू विल कॉल देम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सबसे मेजर सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमें क्या इन्हें याद करना है? हमें पता कैसे चलेगा कि किसका कितना बॉन्ड बनेगा? तो बेटा यहीं पर आपको दिमाग लगाना है। नाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि भैया मुझे एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो अब मैं उसको कैसे करूं? ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए मुझे अब आप सब बताओ, नाइट्रोजन इस अमोनिया को बनाते हैं। चलो, हमारा मेजर उद्देश्य, टारगेट क्या है? इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। हमारी मदद कौन करेंगे? ये 3 हाइड्रोजन। चलिए, तो नाइट्रोजन का पहले एटम बनाओ। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इमेजिन करना, 5 होते हैं। सुनो इधर देखो, कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो एक काम करो, पहले 3 हाइड्रोजन बना दो। हम लोग सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, एक बात बता दूं, आप इलेक्ट्रॉन को ये एक्स से भी बना सकते हो और ये डॉट से भी बना सकते हो। इट इज अप टू यू। ऐसा मत बोलना सर आपने यहां डॉट बनाया, यहां पर एक्स क्यों बनाया, दोनों चलेगा। अब भाई अगर इनके पास में 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयरिंग करने आए, तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां और 1 यहां बना दो, ये और ये। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 5 होते हैं, 5 में से 3 बना दिए, 2 यहां बना दो। भाई है क्या, हलवा है और क्या। अब देखो क्या हुआ, ये देखो अब बढ़िया मामला हो गया। ये देखो ऑक्सीजन के, सॉरी नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इनफैक्ट एक और मजा आ गया, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये बन गया आपके NH3 यानी अमोनिया का मॉलिक्यूल। CH4 तो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, तो ये हम लोग यहां पर नहीं बनाते। अब हम लोग यहां पर क्या बनाते? चलिए हम लोग वाटर बना के देखते हैं, H2O। चलो अब आप लोग इसको ट्राई करो, करो वीडियो पॉज, ट्राई करो क्या आप लोग इसको बना पा रहे हो। ट्राई इट गाइस, ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अमोनिया में सारे बॉन्ड कैसे हैं? सारे सिंगल बॉन्ड है। ऑल 3 बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। अब एक जरूरी बात, आप इसे ट्रिपल बॉन्ड मत बोलिएगा। यहां पर इस बॉन्ड का मतलब है 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड आना। यहां पर 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है, यहां इन 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है, यहां इन 2 एटम के बीच में 1 बॉन्ड है, तो हम इन्हें सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में बन रहे हैं। तो अगर इन 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, लेकिन सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं। प्यारे बच्चों ऑक्सीजन पहले बीच में बना दो। हाइड्रोजन हमेशा कोने पे बनाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन गरीब है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन पक्का इसके साथ में शेयरिंग करेगा। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 बना दिए, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया।
ये तुम्हारे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन देखो पूरे हो गए, और ये देखो तुम्हारे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर हो रहा है? ये देखो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये क्लियर हो रहा है? तो ये तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, इसमें कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? अगेन सारे बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया आप लोगों का ऑल सिंगल बॉन्ड्स वाला वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होता है। चलिए फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। अब बच्चों लिख लिया? इतना बढ़िया तरीके से क्लियर होता है। चलिए तो गाइस देखो यहां पर हम लोगों को इसके आगे की बात 10th में एनसीईआरटी किताब में नहीं लिखी हुई है, और इतने सारे एग्जांपल्स भी क्या पता थे या नहीं, बट हम लोगों ने और डिस्कस करे। अब हम लोग एक बार फटाफट से कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड का एक बेसिक फंडा पता चल जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्यारे बच्चों कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? बिल्कुल सही बात, 3 तरीके के। पहला तरीका कौन सा? आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा? व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 ईच। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 ईच, यानी 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, जिसमें हर एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक ए नाम का एटम है, एक बी नाम का एटम है, और दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो ये बन गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहां कहां दिखाई देते हैं, किन किन के अंदर दिखाई देते हैं? हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। H2 के अंदर, F2 के अंदर, Cl2 के अंदर, Br2 के अंदर, I2 के अंदर, HCl के अंदर, H2O के अंदर, NH3 के अंदर, CH4 के अंदर। इतना बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप के कोवेलेंट बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, दैट इज कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब तो आपको फंडा क्लियर हो ही गया होगा। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे? 4। सो व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, क्या लिखेंगे? व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी 2 एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, जिसमें एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। जैसे कि मान लीजिए एक ए नाम का एटम है, एक बी नाम का एटम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड बना। फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 बॉन्ड बन गए। तो इस बी ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। इस ए ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। और इनकी शेयरिंग से क्या बन गया? डबल बॉन्ड। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट हैव अ डबल बॉन्ड इज O2। यू हैव टू लर्न O2। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका एग्जाम्पल होता है। कैसे? देखो मैं आपको बनवा देता हूं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में हर कार्बन का अपना एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड तीसरा इज द ट्रिपल। चल कुड़ी यानी चल चल मेरे काल, तेरा मेरा मिले नहीं डबल धमाल। यहां पर कितना धमाल हो रहा है? ट्रिपल धमाल। ट्रिपल धमाल कब होगा? जब 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। मरदासवासियों, 3 इलेक्ट्रॉन्स एच। एक एटम दूसरा एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। 1 2 3। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 6। क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज नाइट्रोजन। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भी होते हैं बट आपको इतना याद रखना है। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा मैं आपको टाइप्स ऑफ
कोवेलेंट बॉन्ड के बाद मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के से बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पहले दिखा चुका हूं, क्या कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे यूजुअली लिक्विड और गैस होते हैं। सेकेंड, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और चौथा, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा बस एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं इनकी प्रॉपर्टीज। पहला, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, they have low boiling point, they are bad conductors, they are comparatively weaker than ionic compounds. ionic compounds के मुकाबले बेसिकली क्या होते हैं, वीक होते हैं। they are either liquid or gas at room temperature. रूम टेम्परेचर पे या तो ये आपको लिक्विड दिखेंगे या तो आपको ये गैस दिखेंगे। तो गाइस प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास जो मैं जल्दी शूट करूंगा, आई प्रॉमिस, हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन जब इन्वायरमेंट में इतनी कम मात्रा में है तो फिर हमारी लाइफ के लिए, हमारी अर्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। कार्बन में ऐसी क्या खूबी है, कार्बन में ऐसी क्या खासियत है कि वो इतने सारे कंपाउंड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बॉडी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कार्बोहाइड्रेट सब बना देता है, जो बोलो वो बना देता है। तो वो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन इतना पढ़ो, आराम से नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।